ببینید حمایتی که از سوی پاکستانی ها ما دریافت کردیم به ضرس قاطع میتونم بگم که بیش از حد انتظار بود. یعنی بنده خودم رو عرض میکنم که در پاکستان خدمت کردم و با اینها سر و کار داشتم. انتظار این حمایت همه جانبه در همه سطوح رو ببینید، دولتی، غیر دولتی، مجلس، احزاب، یعنی شاید بشه گفت که در میان احزاب سیاسی و مذهبی کمتر موضوعی رو شما میتونید پیدا بکنید که به همه اتفاق نظر داشته باشن روش. یعنی احزاب سیاسی گرایش‌های مختلف دارن، رقابت‌های بسیار شدید دارن، احزاب عرض کنم که مذهبی و اینها به همین شکل. اما شما در حمایت جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی یک اجماع و یک اتفاق نظر بی‌نظیری رو شاهد بودید. این واقعاً قابل ستایش و قابل تقدیر هست. ضمن اینکه ببینید طرف پاکستانی رژیم صهیونیستی رو، یکی از دلایلی که این حمایت گسترده هم صورت گرفت میتونه این باشه که رژیم صهیونیستی رو تهدید مشترک خودش و ایران میدانه. इस युद्ध में अगर किसी देश की किस्मत रातों रात पलटी है तो वो है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के दोनों हाथों में लड्डू है और इसकी वजह है अरब देशों का बदलता मूड। सालों तक अरबों और अमेरिका के बीच एक डील रही है कि तेल डॉलर में बिकेगा और अमेरिका अरबों को सुरक्षा देगा। एक दिन अमेरिका का असली रूप सामने आना था, वो आ गया जब इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक की। तब अमेरिका तमाशा देख रहा था। अमेरिका वही देश है जिसने कतर की हिफाजत करने का जिम्मा ले रखा था, लेकिन इस मामले पर वो शांत रहा। इजराइल का सपोर्ट किया इसने। अरब अब समझ गए कि भैया अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए सऊदी ने तुरंत पाकिस्तान से डिफेंस डील की और अब कतर भी उसी राह पर है। अरबों को पता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु है और जिसके पास परमाणु है उससे टकराने की हिम्मत इजराइल नहीं करेगा। और यही वजह है कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, चाहे वो मध्यस्थता हो या फिर कोई और मामला, उसको बहुत फायदा हो रहा है। और ये सिर्फ 2 अरब देश नहीं है बल्कि और भी अरब देश हैं जो पाकिस्तान से मुआहिदा कर सकते हैं। पाकिस्तान को पैसा ही चाहिए और वो पैसे के लिए तो कुछ भी कर देगा। अरब कह रहे भाई पैसा हमसे ले ले मगर तू हमको सुरक्षा दे दे। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद। वैसे पाकिस्तान की अपनी जर्नी पर पजेश्कियन साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिस पर बहुत गौर से देखा जाना चाहिए। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने इस पूरे प्रोसेस में पहली बार पर्शियन बोला और पर्शियन में जो बोला उसका मानी यह है कि ईरान का भला हमारा भला है, ईरान का दर्द हमारा दर्द है। अब देखिए, पाकिस्तान और ईरान के बीच में अगर इतिहास देखेंगे तो इस तरह का कोई बहुत अच्छा रिश्ता रहा नहीं है। थोड़ा सा दुश्मनाना रिश्ता ही रहा है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। लेकिन इस मेडिएशन से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ ईरान का रिश्ता दूसरे लेवल पे चला गया है। पजेश्कियन साहब ने भी न केवल पाकिस्तान को शुक्रिया कहा, न केवल वहां पर पौधा लगाकर अपने रिश्ते के मजबूत होने की बात की, बल्कि एक और बड़ी बात की है। कल भी मैंने बात की थी, आपने देखा होगा कि जो एक इस्लामिक टाइप के नाटो की बात हो रही है जिसमें टर्की, सऊदी, इजिप्ट और पाकिस्तान है, उसी को थोड़ा बड़ा बनाते हुए इन्होंने कहा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो इस इदारे के मुल्क हैं, जिनमें उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, सऊदी अरबिया का, टर्की का, कतर का और इजिप्ट का, और उन्होंने कहा कि इन मुल्कों के साथ मिलकर हम काम करेंगे सिक्योरिटी के लिए। अब ये एक इशारा हो सकता है कि अभी तक जो 4 मुल्क सिक्योरिटी समझौते कर रहे थे उनमें कतर और ईरान जैसे मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ये शामिल हो गए तो ये इतना बड़ा और इतना मजबूत ब्लॉक होगा कि इजराइल इनमें से किसी के ऊपर उंगली रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तो आप देखिए, आप बहुत मजेदार तरीके से इस चीज को देखिए। 28 फरवरी के पहले सऊदी अरबिया ईरान का कम से कम दोस्त तो नहीं ही था और एक हद तक दुश्मन भी था। हम सबको यह शक था कि कहीं टर्की इस लड़ाई में शामिल ना हो जाए और ईरान के लिए मुश्किलात ना बढ़ा दे, अपने यहाँ के कुर्दों को भेज दे या कुछ और कर दे और मुश्किलात ना बढ़ा दे, अपने बेसिस दे दे जहां से इजराइल और अमेरिका हमला कर सके। टर्की के ऊपर हम सबका शक था। इजिप्ट को लेके भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के साथ उसका अच्छा रिश्ता था।
बल्कि इजिप्ट का रिश्ता जो है वो यूएई के साथ बहुत अच्छा रहा है। हमारे एक दोस्त से अभी मुलाकात हुई जो यूएई में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यूएई में जाएंगे तो लीगल प्रोफेशन में ज्यादातर लोग आपको इजिप्ट के मिलेंगे और इजिप्शियंस बहुत सारे हैं यूएई के अंदर। तो इजिप्ट और यूएई का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। बीच में सीसी गए भी थे यूएई। और आप ये भी देखेंगे कि यूएई तो इजराइल के साथ है। पाकिस्तान के साथ मैंने आपको बताया कि ईरान का रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब कतर का जो मामला है, कतर ईरान का कोई दोस्त नहीं रहा है, मेडिएट वगैरह करता रहा है, लेकिन दुश्मन नहीं रहा है, दोस्त भी नहीं रहा है, नॉर्मल सा रिश्ता है। लेकिन 28 फरवरी की इस लड़ाई ने शायद पूरे मिडिल ईस्ट को वो बात समझा दी जो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका उनकी सरजमीन पर अपना बेस बनाकर है तो वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए है, उनके लिए नहीं है। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सऊदी अरबिया का कितना नुकसान होता है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कतर का क्या हाल होता है। उसके बेस के रहते रहते कतर पर इजराइल ने अटैक किया था, आपको याद होगा। बहाना यह बनाया कि हम हमास के लीडर्स पर अटैक कर रहे थे, दिखाया यह कि हम जब चाहें कतर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इन सारे मुल्कों के यह समझ में आया कि इजराइल हम सबका दुश्मन है और अमेरिका इजराइल जैसे दुश्मन से हमें नहीं बचाएगा, जबकि ईरान उस इजराइल जैसे दुश्मन को बाड़े में बांध कर आया है, जहां वो मचल तो बहुत रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। तो अगर 28 फरवरी के बाद मिडिल ईस्ट के इन बड़े बड़े मुल्कों के बीच में वाकई दोस्ती हो जाती है और कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो जंग के मैदान में मिली हार से भी बड़ी हार होगी इजराइल के लिए, और अमेरिका के लिए भी ग्रेटर इजराइल का ख्वाब हमेशा हमेशा फारस की खाड़ी में डूब जाएगा, हमेशा हमेशा जमींदोज हो जाएगा, हमेशा हमेशा आप कह सकते हैं तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल का ख्वाब छोड़िए, जो है उसको बचाने में ही परेशान रहेगा अगर इन मुल्कों का वाकई कोई समझौता हो जाता है। और ये तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि मुझे लगता है कि अंदर अंदर सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में यह समझौता हुआ है। सऊदी अरबिया ने कहा है हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका और इजराइल को, और ईरान ने कहा है कि हम सऊदी अरबिया पे अटैक नहीं करेंगे। ये मैंने आपसे कहा था। इसलिए पिछली बार जो बीच में थोड़े बहुत अटैक हुए हैं उसमें सऊदी अरबिया के ऊपर या कतर के ऊपर कोई निशाना नहीं बनाया गया है। तो सऊदी अरबिया और कतर के साथ अंदर अंदर समझौता हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकी मुल्कों के साथ आगे समझौता हो सकता है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। और अगर देखें तो यह सरदर्द भारत के लिए भी होगा, क्योंकि अरब मुल्क जो हैं वो भारत के ट्रेडिशनल दोस्त रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जाकर इजराइल से हाथ मिला के आए हैं, ऐसा लगता है कि अरब मुल्कों ने हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान पर ज्यादा गौर फरमाना शुरू कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है, जो घर में घुस के मारने की बात करते हैं। अगली बार अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो उसकी सूरत बिल्कुल अलग हो सकती है। इंडियन डिप्लोमेसी को थोड़ा अपना दिमाग और तेज चलाना चाहिए और पुराने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हमारी बात वो सुनते तो इजराइल गए ही नहीं होते। हम जानते हैं कि अभी बीच में एक खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी और इजराइल के बीच में जिस तरह के रिश्ते बने हैं वो सारी दुनिया के लिए चिंता के विषय है, लेकिन अब ये रिश्ते बने हैं तो बने हैं। जब तक वो कुर्सी पर है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि इन रिश्तों में बहुत ज्यादा हेर फेर होने वाली है। उधर ओमान गए हुए थे कालीबाफ साहब। ओमान का एक बयान आया है और वो बयान बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद मजेदार है। उस बयान को आप गौर से देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि ठीक है हम टॉल नहीं वसूलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स को भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है। और ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है तो यहां हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो नहीं लिखा है वो ये कि अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो मेंटेनेंस कास्ट वसूलेंगे। हम उसको टॉल नहीं कहेंगे, मेंटेनेंस कहेंगे, और वो ओमान के खजाने में भी जाएगा और वो ईरान के खजाने में भी जाएगा। और सिक्योरिटी चूंकि ईरान और ओमान देख रहे हैं तो इजराइल की जहाजों का जाना वहां से लगभग नामुमकिन होगा। इस बात को आप तय मानिए। भले वहां ये लिखा नहीं है, लेकिन कई बार बिना लिखी इबारतों को पढ़ने को ही जर्नलिज्म कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना कहते हैं। तो उसको समझिए कि जब वो साथ में ये जोड़ रहे हैं कि हमारे सोवराइन राइट्स हैं इस पर, तो वो साफ कह रहे हैं कि हम यहां से मेंटेनेंस वसूल सकते हैं। और इजराइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एकदम बेचैनी है, एकदम परेशानी है। 2021-22 में इजराइल का प्रधानमंत्री था नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट ने एक बयान दिया है कि मैंने हजारों स्टार लिंक के जो ऑपरेटर्स हैं, यानी एलन मस्क का जो इंटरनेट है उसके जो ऑपरेटर्स हैं, वो इंटरनेट हमने भेजा था ईरान के अंदर, लेकिन
ईरान ने उन सबको खत्म कर दिया और नेतन्याहू उनको और नहीं भेज पाया, जिसके चलते इस बार जब बलवा हुआ, इस बार जब लड़ाई में कुछ लोगों ने यह कोशिश की कि ईरान के अंदर बलवा फैलाएं तो वो नहीं फैला पाए। हालांकि सुनिए, बहुत सीधी सी बात है, 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने यह जान लिया था कि आपने जासूस अपने भरे हैं और उसके बाद ईरान ने मोसाद के जासूसों को एक एक करके पूरी तरह से साफ कर दिया। इसलिए सच्चाई यह है कि इस बार जब जंग शुरू हुई तो किसी तरह का कोई बलवा हुआ ही नहीं। आप जो ये उम्मीद करके बैठे थे कि खामनेई साहब और उनके लोगों को शहीद करने के बाद ईरान के लोग सड़कों पर आएंगे और आप सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, वो पूरा का पूरा पलट गया। लेकिन असल खेल ये है कि हर तरफ से नेतन्याहू को घेरा जा रहा है ताकि नेतन्याहू की सरकार अगली बार किसी हाल में ना आए। तो मिडिल ईस्ट का एक पूरा मामला, पूरा जो इक्वेशन है बदला हुआ है और यकीन जानिए कि बहुत मुमकिन है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पछता रहे हों कि ये हमने अटैक करके क्या किया, जो दुश्मन थे उनको दोस्त बना दिया और हम लगातार अकेले पड़ते गए। साथ में गजा पर जो रिपोर्ट आई है वो इजराइल को आगे बहुत परेशान करने वाली है। तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं, आगे भी जैसे जैसे जो अपडेट्स होंगे